ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर आपके पास आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आप अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकते, तो आप CSS नहीं पास कर सकते। हमने कोई बड़े बड़े बुर्ज नहीं बनाने, हमने कोई बड़े बड़े पुल नहीं बनाने, हमने कोई बड़े बड़े पैलेसेस नहीं बनाने। हमारा पहले तो आप देखें कि आपका इम्तिहान किस किस चीज़ का होना है। एक आपके 1200 नंबर के आपके रिटन के एग्ज़ाम्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली जिद्दत और मैं हूं चौधरी हमाद। हमारे साथ मौजूद हैं DC इस्लामाबाद हमजा शफ़क़ात साहब। इनका शुक्रिया कि इन्होंने आज हमें टाइम दिया है और इनसे हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे जो इस्लामाबाद के करंट सर्कमस्टेंसेस हैं उस पर बात करेंगे और जिस तरह से एक बड़े बड़े धरने गुज़रे, बड़े बड़े जलसे गुज़रे और उस पर इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने जिस खूबसूरती के साथ इनको सक्सेसफुली जो है वो डन करवाया, उस पे इनसे बात करेंगे कि आपने ये किस तरह पॉसिबल किया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया हमाद भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ और फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा इन्फॉर्मेटिव चैनल है। मैंने खुद भी सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं देखता रहता हूँ, बड़ी मैसिव फॉलोइंग है आपकी, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट थी इस दफ़ा। ये इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमती पार्टी ख़ुद भी जलसा कर रही थी और अपोजिशन की तमाम जो मुतफ़िका उनकी एक पार्टीज़ थी वो भी जलसा कर रही थी। दोनों इस्लामाबाद में कर रही थी और दोनों तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे कर रही थी एक दूसरे के साथ। और इस्लामाबाद की ख़ास बात यह है कि ये इस तरह का हमारा स्क्वायर टाइप शहर है कि जिस रैली ने भी गुजरना था वो दूसरे जलसे के सामने से गुजर के जाना था। तो हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट थी, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आई हुई थी। तो हमने एक तो बहुत ज़्यादा पहले विजिलेंस करना शुरू की और दोनों के रास्ते मुतय्यन करना शुरू किए। फिर हमें शक था कि कोई शरपसंद अनासर बीच में कोई हरकत ना करें, तो हमने हाई कोर्ट में भी एक केस किया हुआ था, वहाँ से भी ऑर्डर लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी रिपोर्ट जमा कराई। साथ ही साथ बड़ा डिटेल्ड NOC बनाया, दोनों पार्टीज़ के साथ नॉन स्टॉप हम नेगोशिएशन करते रहे, बार बार तय करते रहे, दोनों के साथ अलग अलग रूट्स बनाए, खुद पब्लिसिटी की, लोगों को बताया कि जी इस पार्टी ने इधर से आना है, इस पार्टी ने इधर से आना है, ताकि अपने अपने रूट पे अपने अपने टाइम पर आएँ। दोनों के टाइमिंग्स भी सेपरेट किए और फिर अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है, हमने मेहनत की, जान मारी और अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया और बहुत बड़ा सानिया होने से इस्लामाबाद बच गया। और 27 के बाद भी आप देखें तो इस्लामाबाद में डेली कोई ना कोई जलसा जुलूस होता रहता है, उसमें हमारी अभी भी ड्यूटीज़ चलती रहती हैं। कभी कोई वाक़या हो जाता है इस्लामाबाद में, कभी कुछ हो जाता है, बस ये है कि हम अवेलेबल होते हैं हर वक्त, 24 आवर्स विजिलेंट रहते हैं। मैं, मेरे मैजिस्ट्रेट, तमाम पुलिस ऑन ड्यूटी रहती है और हमारी इस्लामाबाद की पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन पुलिस में से एक पुलिस है, इंतज़ामिया भी इस्लामाबाद की बेहतरीन इंतज़ामिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चैलेंज आया हमने बड़े अच्छी तरह से उसको निपटाया। अच्छा ये बताइएगा, हम देखते रहते हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन हर स्कीम के हवाले से या जहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं, आप ख़ुद वीडियो बयानिया में जो है वो आवाम को अपडेट कर रहे होते हैं। इससे पहले ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, तो आपने ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली? हमने जब भी आपका अपना क्रिएटिव आइडिया है खुद से क्या? असल में हुआ ये है कि हम जब भी कोई अपनी बात लोगों को बताना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि आवाम तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, कौन से इलाके लॉकडाउन है, कहाँ पर बसें जा रही हैं, क्या एयरपोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, कौन सी दुकानें खुली हुई हैं, कौन सी दुकानें बंद हैं। अब जो सरकारी तरीक़ाकार था वो ये था कि हम एक नोटिफिकेशन करें, नोटिफिकेशन को प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन के पास भेजें या हम PID के पास भेज दें और वो छापते रहें। ना उस नोटिफिकेशन को कोई पढ़ता था, ना आपको पता है कोई गैजेट पढ़ता है, और हमारी जो बात है वो सही तरह पहुंच नहीं पा रही थी। फिर हमने कोशिश की कि यार किसी तरह लोग TV बहुत देखते हैं तो हम TV के थ्रू अपनी बात पहुँचाएँ, लेकिन TV का भी नुकसान ये था कि हमें TV पर टाइम ही नहीं मिलता था। टाइम या PM ऑफिस को, प्रेसिडेंट ऑफिस को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को मिलता था। जो ज़िले की ख़बरें हैं वो कोई भी बड़ा चैनल TV पे चलाता नहीं था। तो हमारे पास एक ही फोरम था कि हम अपनी आवाम तक जो अपनी बात पहुंचानी है, जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं, बजाय इसके कि हम हर जगह जाएं और वहाँ पे लोग कहें हमें तो पता ही नहीं हमारी प्राइस लिस्ट क्या है, हमें तो पता ही नहीं कि इलाका सील हो चुका हुआ है। तो आवाम तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो बेस्ट तरीक़ाकार है वो, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे भी पढ़ने को प्रेफर नहीं करते, अगर कोई चीज़ लंबी लिखी हुई है कोई इग्नोर कर देते हैं, तो आसान तरीन तरीका है, जैसे आज ही मैंने वीडियो रिलीज़ कल की है कि इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ सस्ते बाज़ार लगाएं। हालांकि मैं 5-6 दिन से अखबारों में दे रहा हूँ, लेकिन लोगों को नहीं पता चल रहा था। तो आज एक वीडियो दी है तो फिर हज़ारों की तादाद में लोगों को पता चल गया कि यार यहाँ यहाँ सस्ते बाज़ार हैं, ये हमारे रेट चल रहे हैं,
ये इंतज़ामिया ने काम किए हुए, शिकायत करने के लिए ये नंबर है। सिंपल सी बात होती है और फौरी आवाम तक पहुँच जाती है, और मेरे ख्याल से यही हमारी सक्सेस का राज रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 5 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आम आवाम है उसके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप था। हमने ये देखा कि आपने उस गैप को बड़ा कम कर दिया। 1-2 दफ़ा पहले भी जब यहाँ पे चक्कर लगा तो जनरल लोग अपने छोटे छोटे मसाइल लेके और डायरेक्ट आपसे मिल रहे हैं और आप उनसे बड़े अच्छी तरह डील कर रहे हैं। ऐसा कभी हमने पहले नहीं देखा। तो क्या ये इंस्ट्रक्शंस हैं या ये भी क्रिएटिविटी है कि ख़ुद से जो है ना वो हर मसले को आप फर्स्ट हैंड नॉलेज की तरह देख रहे हैं? देखिए, मेरा खुद भी तो मेरा ये हमेशा से शौक़ रहा है और मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग भी रहा है। देखें, एक डिप्टी कमिश्नर है या कोई ज़िले का ऑफिसर है, तहसील का ऑफिसर है, उसका एक ही काम है कि वो आवाम के करीब हो ताकि आवाम के मसाइल का हल कर सके। हमारा काम ये है कि हमने मसाइल हल करने। हमने कोई बड़े बड़े बुर्ज नहीं बनाने, हमने कोई बड़े बड़े पुल नहीं बनाने, हमने कोई बड़े बड़े पैलेसेस नहीं बनाने। हमारा ठेके वाले तो काम होते नहीं है इधर। डीसी ऑफिस का यही काम है कि पूरी आवाम को जो भी तमाम महकमों के अंदर मसाइल हैं उन मसाइल का हल किया जाए। अगर वो हल नहीं करेंगे तो लोगों को अदालतों में जाना पड़ेगा, वहाँ हल नहीं होंगे लोगों को मुतसिब के पास जाना पड़ेगा, लोग खज्जल हो जाते हैं। तो ये हमारा, और ये हमें इंस्ट्रक्शंस भी थी, फ्रैंकली स्पीकिंग ये हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस थी कि हम खुली कचहरियाँ करें, हम ई कचहरियाँ करें, हम ओपन डोर पॉलिसी रखें, हम बार बार लोगों के पास जाएं। और जब हमने वो करना शुरू किया तो हमारे अपने भी मसले बहुत आसान होना शुरू हो गए। वरना वो कई ऐसे केस थे, मैं आपको बताऊं कि मैं जब रेवेन्यू की मैंने कचहरियाँ करना शुरू की तो मेरे पास ऐसे केस आए जो 1947 से हल नहीं हुए थे। कि 1947 में औरत थी, वो मर गई, उसकी ज़मीन का हिस्सा नहीं मिला और उसके बेटे, वो एक लंबी जंग चल रहे हैं जो अब आके हमने रिजॉल्व किए। तो ये लोगों के मसाइल थे जो हमने हल करना शुरू किए। अल्लाह ताला की रज़ा भी इसी से मिलती है और हमारा काम ही, हमें तनख्वाह ही इस चीज़ की मिल रही है। तो अगर हम यही काम नहीं करेंगे तो हमने और करना क्या है? तो मेरा तो ये नज़रिया है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे ऑडियंस को बताइएगा, बहुत सारे आपको ऐसे लोग देख रहे हैं जो CSS करना चाहते हैं और आपकी तरह एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं। तो उनको इंटरमीडिएट में क्या करना चाहिए, उनको यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या पढ़ना चाहिए और उसके बाद CSS की प्रिपरेशन उनको क्या करनी चाहिए, इस हवाले से थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को गाइड कीजिएगा। इसमें मेरा जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, CSS में देखें, एक पहले तो आप देखें कि आपका इम्तिहान किस किस चीज़ का होना है। एक आपके 1200 नंबर के आपके रिटन के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपके 6 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, 6 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। एक तो आपने वो सिलेक्ट करने होते हैं कि आपने कौन से कंपलसरी रखने हैं, कौन से ऑप्शनल रखने हैं। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है 300 मार्क्स का। उस इंटरव्यू से पहले आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है 2 दिन की। और आजकल के ज़माने में पिछले 1 साल से तो आपके रिटन एग्ज़ाम से पहले भी उन्होंने आपका एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लिया है जिसमें वो आपकी जनरल नॉलेज चेक करते हैं। अब सुनने में तो ये बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। CSS के लिए आपको 1 साल की तैयारी दरकार है। 3 चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो आप CSS में टॉप कर सकते हैं। वो क्या है? नंबर 1, आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। इंग्लिश से मुराद जो आपकी बोलने की है उससे ज़्यादा आपकी राइटिंग कैसी है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आपके पास वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज मौजूद है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपकी ग्रामर कैसी है, क्या आप वेल रेड हैं या नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप समझ लें कि आपने 50% अपना इंग्लिश CSS का जर्नी जो है पास कर ली। नंबर 2 जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी पाकिस्तान अफेयर्स। कि आपको पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इकनॉमिक पॉलिसी, सोशल सिचुएशन, इकनॉमिक सिचुएशन, ये तमाम के बारे में आपकी नॉलेज कैसी है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में आप कितना जानते हैं। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स भी जानते हैं तो आप समझ लें कि इंग्लिश और पाकिस्तान ये मिला के 70% आपकी CSS की तैयारी होगी। ये दोनों में आपको माहिर होना चाहिए। आखिरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है आपकी जनरल नॉलेज, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर होता है। और जनरल नॉलेज आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आप इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आप जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते हैं, आप बेशक इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करें, आप BBC को सुने, CNN को सुने, डिस्कवरी चैनल को सुने, हिस्ट्री चैनल को सुने। जितना आपको मौका मिलता है आप अपनी जनरल नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर आपके पास आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आप अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकते, तो आप CSS नहीं पास कर सकते। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स आपकी ठीक नहीं है, आप समझते नहीं मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ, तो भाई आप फिर CSS के इम्तिहान, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स आपके रिटन में भी है, आपके इंटरव्यू में भी है, और CSS करने के बाद भी जो आपकी प्रमोशन ट्रेनिंग्स हैं उन सब में इन चीज़ का इम्तिहान होता है। तो अगर आप ये 3-4 चीज़ों को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें, फॉर एग्जांपल जैसे अमाद भाई ने कहा है कि आप इंटरमीडिएट में हैं, तो आप अभी से ही बुक रीडिंग करना शुरू करें, अपनी इंग्लिश राइटिंग करके इम्प्रूव करें, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर्स रीडिंग करके अगर आप इम्प्रूव करें।
अगर आप अभी से ही इम्प्रूव करना शुरू कर दें तो फिर आपकी कोई भी डिग्री हो, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप लॉयर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कुछ भी हों, अगर आपकी इन 4 चीज़ों में बैकग्राउंड है तो फिर CSS पास करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जी नाजरीन, आपने देखा कि इतनी गाइडेंस शायद आपको यूट्यूब पे ना मिल पाती। हमें हमजा साहब ने माशाल्लाह आपको फ़र्स्ट हैंड नॉलेज दिया है। और जो भी आप लोग, क्योंकि आप लोग हमसे क्वेश्चंस करते रहते हैं डिफरेंट जो वो इवेंट्स के ऊपर, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, तो आज हम क्योंकि कंसर्निंग पर्सन के साथ मौजूद हैं तो आपको जो है वो प्रॉपर एक गाइडेंस जो है वो दे दी गई है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस गाइडेंस के थ्रू अपने आप को चेंज भी करेंगे। और अगर आप वाकई CSS करना चाहते हैं तो आप इंशाल्लाह अपने आप को उस टेस्ट में अपीयर करेंगे और क्लियर करेंगे। हमजा साहब से इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ इवेंट्स पे, एक रमज़ान के हवाले से सर हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि रमज़ान में वैसे तो खामोशी है लेकिन ये हुकूमती मामला जो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया होगा आपके ऊपर, तो उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं? रमज़ान में मैं आपको बताता हूँ कि सहरी के टाइम पे हमारा काम होता है कि हमने मंडी में जाके चेक करना होता है कि जो बोलियाँ लग रही हैं वो ठीक लग रही हैं कि नहीं लग रही। जैसे ही वो ख़त्म होते हैं तो फिर हम इंश्योर करते हैं कि पूरे शहर के अंदर अमन व अमान ठीक है, गाड़ियाँ रोड्स वगैरह खुली हुई हैं, कोई मसला तो नहीं है। गर्मियों के दिन है तो मारला के पहाड़ों में आग लगना शुरू हो गई। कल ही हमने एक बंदा पकड़ा है जो जानबूझ के मारला के पहाड़ों में आग लगाने के लिए, एक शरपसंद था, उसको हमने पकड़ लिया। उसके बाद पूरा दिन हमने सस्ता बाज़ार, जो हमने 17 सस्ता बाज़ार लगाए हुए हैं, उनकी हम मॉनिटरिंग करते हैं, प्राइस कंट्रोल करते हैं, मिलावट का प्रोग्राम पूरा चेक करते हैं, वो चेक करके आते हैं। फिर 2 भी हमारी दफ्तरी मीटिंग्स, दफ्तरी काम होते हैं। उसके बाद अफ्तारी के टाइम पे हमने इंश्योर करना होता है कि जो लोग लंगर खाने लगा रहे हैं या लोग लंगर देना चाह रहे हैं, अफ्तारियाँ करा रहे हैं, तो उसके बाद सफाई हो रही है कि नहीं हो रही और उस पर कोई भगदड़ तो नहीं हो रही। फिर इस महीने के अंदर बहुत सारे भिखारी जो हैं इस्लामाबाद में, प्रोफेशनल भिखारी जो हैं वो आ जाते हैं, दूसरे शहरों से हमला कर देते हैं, उनको पकड़ना, उनका सद्देबाब करना। और रात के टाइम पे फिर आपको पता है कि एक सियासी पार्टी जो है वो धरना भी कर रही होती है, और उसके बाद तरावीह के टाइम पे हमने सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं। तो इतना स्ट्रेस है और इतना ये हमारी, इसीलिए मैंने पूछा कि ये सोने का कितना टाइम मिलता है। ये रमज़ान जो है हमारा हालात ऐसे हैं सॉरी कि इसमें ना सोने का टाइम है। मेरी फैमिली भी जो है ना वो ऐसे ही होती है कि मैं घर जाता हूँ तो बच्चे सो चुके होते हैं और सुबह जब मैं उठता हूँ तो स्कूल जा चुके होते हैं, फिर मैं दफ्तर आ जाता हूँ, तो मैं उनसे भी मिलने का टाइम नहीं मिलता। और लोग समझते हैं कि यार सरकारी अफसरों की बड़ी मौज होती है, ये अफ्तारियाँ करते हैं। यकीन माने कि अफ्तारी का भी टाइम इस तरह ही होता है कि सड़क पर खड़े हुए अफ्तारी करते हैं और फिर मुश्किल ही होता है कि घर चले जाएँ, को थोड़ा देर टाइम गुजार लें घर वालों के साथ। जी नाजरीन, आपने देखा कि कोई भी काम आसान नहीं है। अगर ऑनेस्टी के साथ काम किया जाए तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन जैसे ऑफिसर्स जो हैं वो उसको एंजॉय करते हैं क्योंकि ये ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, अपने पैशन के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ। इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से ख़िज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे हर हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। हमजा शफ़कात जनाब DC इस्लामाबाद के साथ आप ये शो देख रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। इसको शेयर कीजिए। कैमरामैन उस्मान जड़ के साथ हमाद कहलों, जिद्दत न्यूज़ कराची।